हेलो, वेलकम बैक ऑन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमसीआई। और हम लोग फिजिक्स स्टडी कर रहे थे। फिजिक्स के हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं सेंटर ऑफ मास पे, और अभी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसका जो एक बेसिक फॉर्मुलेशन था कि क्या फॉर्मूले होते हैं जिससे हम लोग कोई भी बॉडी का या एक पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करें। अब उसके बाद में सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मेट हमने सीखा, जो बेसिक फॉर्मूले थे, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो कैसे किए जाते हैं, उन पे कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमने एक बेसिक आइडिया डिस्कस किया था। अब आज कुछ नई टाइप की चीज़ें जो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही है, और मतलब नए वैरायटी के क्वेश्चंस और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो तो आ जाइए। देखो, एक पॉइंट होता है जिसको, या एक टॉपिक है, छोटा सा सब टॉपिक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसको बोलते हैं मोमेंट, एक सेकेंड, मोमेंट ऑफ मास या मास मोमेंट। हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में एक आगे एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा आगे चल के, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि मोमेंट ऑफ मास, या इसको मास मोमेंट भी बोलते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? इसको मास मोमेंट भी बोल दिया जाता है, मास मोमेंट। क्या मीनिंग है इस चीज़ का? देखो क्या है, मान लो कि आपके पास में एक ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, और यहाँ से एक बॉडी है, इस जगह पे एक मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास है सपोज m। ठीक है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ से जो है r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये जो मास है m और इसका जो पोजीशन वेक्टर है r1, या जो भी, इसको r1 ना बोल के यहाँ पे क्योंकि एक ही पार्टिकल ले रहा हूँ मैं, तो मैं इसको ओनली r बोल दूँ तो भी चलेगा। एक सेकेंड, r वेक्टर। तो इसका मास और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मास मोमेंट। ये जो टर्म है अपने पास में, ये क्या चीज़ आ गया? मास मोमेंट है। तो मास मोमेंट को हमने किस तरीके से डिफाइन किया? मास मोमेंट, ये क्या हुआ? मास मल्टीप्लाई पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, तो m और r वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? मास मोमेंट ऑफ ए पार्टिकल। अगर किसी सिस्टम के अंदर मोर देन वन पार्टिकल है तो उस कंप्लीट टोटल, अगर उस सिस्टम का मास मोमेंट कैलकुलेट करना तो हर एक इंडिविजुअल का ये कैलकुलेट कर लो और ऐड करते रहो। कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल है, जैसे आपके पास में एक ओरिजिन है, पहली चीज़ तो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। मान लो आपके पास में एक पार्टिकल है ये m1, एक पार्टिकल है m2, एक पार्टिकल है m3। इस तरीके से आपके पास में मल्टीपल पार्टिकल्स और भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉसिबल है। इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बात करूं तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r3 वेक्टर है। ऐसे और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनका पोजीशन वेक्टर हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें 3 पार्टिकल है, तो इस सिस्टम का अगर मुझे मास मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मास मोमेंट ऑफ सिस्टम का टोटल मास मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं, सब का टोटल मिला के। तो फर्स्ट पार्टिकल का अगर बात करूं तो फर्स्ट पार्टिकल का होगा m1 r1 वेक्टर, क्योंकि मास मोमेंट क्या होता है? मास इनटू उस मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये मास मोमेंट फर्स्ट पार्टिकल का। सेकंड का हो जाएगा m2 r2 वेक्टर, थर्ड का हो जाएगा m3 r3 वेक्टर। तो ये क्या हो गया? मास मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास मोमेंट एक बेसिक सी चीज़ है, एक छोटा सा
एक आइडिया है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करके मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि अब इस पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ, तो उस वहाँ पे ये बहुत काम में आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, एक और चीज़, ये जो क्लासेस चल रही है तो फिर ये क्लासेस वापस से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर रिपीट नहीं होगी, तो आप इनके नोट्स वगैरह प्रॉपर बना लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? ऑफलाइन क्लास में पैरेलली दूसरा टॉपिक चलता रहेगा। चलो भैया ये हो गया। तो मास मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी सिस्टम का। अब देखो एक बात है, जैसे आपके पास में कोई सिस्टम है, मान लो 2 पार्टिकल का सिस्टम है कुछ इस तरीके से, या n पार्टिकल का सिस्टम भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम लिया, एक आइडिया देखना, अभी कुछ लिखना नहीं है। मान लो मैंने एक 2 पार्टिकल सिस्टम लिया, एक सेकेंड दूसरा बनाते हैं। एक मास लिया मैंने जिसको बोल दिया मैंने m1, एक दूसरा मास लिया मैंने उसको बोल दिया मैंने m2। देयर आर 2 पार्टिकल्स, 2 मासेस m1 एंड m2, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस रही होगी। मैं पूछूं कि ये जो सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो सेंटर ऑफ मास आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में कहीं इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, जाहिर सी बात है। पर सेंटर ऑफ मास जब आप बताते हो, तो हमने कैलकुलेशन में सीखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि जब सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट ऐसा लेते हो जहाँ पे ओरिजिन कंसीडर कर लेते हो कि एक ओरिजिन कंसीडर कर लिया और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फिर जो मासेस लिए उनकी पोजीशन वेक्टर या उनके कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हो और फिर कैलकुलेशन करते हो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है भैया? तो ओरिजिन जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो आप ओरिजिन कहाँ पे लोगे, किस जगह पे ओरिजिन लो? कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि यहीं पे लो। ओरिजिन यहाँ पे भी लिया जा सकता है, इस जगह पे भी। ओरिजिन यहाँ पे भी ओ ले सकते हो, इस जगह ले लो, कहीं पे भी ले लो, और उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूँ तो देखो ऐसा भी डिस्कस किया जाता है कि मान लो कि आपने ओरिजिन कहीं पे भी लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मिल गया, सेंटर ऑफ मास जो मिला आपको इस जगह पे मिल गया बीच में। अगर मैं ये मान लूँ कि सेंटर ऑफ मास जो है इस जगह पे, इसी जगह पे मैं ओरिजिन ले लूँ, तो ओरिजिन में यहाँ पे भी तो ले सकता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में है ये 2 kg का एक ब्लॉक है और एक है आपके पास में अगेन 2 kg का ब्लॉक। अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो दोनों के बिल्कुल बीच में मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये पूरा टोटल है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो सेंटर ऑफ मास मिल गया बिल्कुल बीच में यहाँ पे। तो अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे ले लूँ, इस जगह पे ओरिजिन ले लूँ और इसको इधर एक्स एक्सिस कंसीडर कर लूँ और इधर क्या ले लूँ, वाई एक्सिस, ठीक है? तो मैं इसके रिस्पेक्ट में पूछूं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, तो आप ये बोलोगे कि इस पॉइंट, ये अगर ये ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास इधर 5 मीटर पे है। कितनी डिस्टेंस पे? 5 मीटर एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यही होगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे कंसीडर कर लूँ, ये ओरिजिन ले लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो मैं इस मास के रिस्पेक्ट में बोलूँगा कि सेंटर ऑफ मास किधर है, इस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 5 मीटर पे, करेक्ट? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, सेंटर ऑफ मास तो है तो यहीं पे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ है 5 मीटर पे, इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ 5 मीटर पे, करेक्ट? और अगर मैं ओरिजिन यहीं पे ले लूँ तो सेंटर ऑफ मास पे यही ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन हमने कहाँ कंसीडर किया, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन ले लिया, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कितनी दूर रहा, वो तो वहीं पे है। तो अगर ओरिजिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ही रख लूँ तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही मैंने ओरिजिन ले लिया और मैं यहाँ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करूँ तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है, ओरिजिन भी यहीं पे है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, 0 0।
0, करेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर इधर, इसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर इधर, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसी जगह पे तो 0 0 0 है, करेक्ट है। तो सेंटर ऑफ मास पे हम ओरिजिन जब लेते हैं तो कुछ जगह पे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, हमारा प्रॉब्लम सोल्व करने का एक पैटर्न बनता है और उससे हम लोग प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत बार जब कैलकुलेशन करेंगे आगे रोटेशनल में भी, तब सेंटर ऑफ मास पे ही हम लोग जाके बैठ जाते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास को ही वो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहां से हम कैलकुलेशन करें, मेजरमेंट करें, तो सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, जिससे हमारे को कैलकुलेशन में बेनिफिट मिलता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठ जाऊँ तो सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन आ गया, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0। गॉट इट? ये पॉइंट एक्सप्लेन करना मेरा पर्पस था यहाँ पे, ताकि आपको ये बात थोड़ी समझ में आ जाए। डन? तो अगर सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन आ जाए तो क्या होगा, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे और क्या क्या मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई भी सिस्टम है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और इनका कुछ सेंटर ऑफ मास, ये जैसे सपोज ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो आपके पास में m1, m2, m3 ऐसे अप टू mn n पार्टिकल्स है। इसका पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो r1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो r2 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर। ठीक है। अब अगर मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल एक फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या करूंगा मैं? एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फॉर्मूला है मेरे पास में? मेरे पास फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आई कैन अप्लाई m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस mn rn वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का आपका पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट ही, मतलब जो आपका ओरिजिन है वो ही सेंटर ऑफ मास पे पुट कर दूं, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास मिल रहा है यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास मिल रहा है कुछ यहां पे, ये इसका COM, और मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो मेजरमेंट कर रहा हूं वो भी यहीं पे बैठ के कर रहा हूं, ओरिजिन भी यहीं पे ले लिया। तो अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे आ गया तो अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 0 0 0। उसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? 0। इसका मतलब अगर if coordinates या origin is at COM, then RCOM क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसी जगह पे बैठ के उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर देख रहे हो, तो वो तो 0 आएगा। XCOM भी क्या होगा? 0 होगा। YCOM भी क्या होगा? 0 होगा। और GCOM भी क्या होगा? 0 होगा। ये सब 0 होंगे, तो ये 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होकर इधर किस में चला जाएगा? 0 में। मतलब क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये सारा आके इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, मतलब ये जो ऊपर ऊपर वाला टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा अपने पास में? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, ऐसे सब ऐड होता जाएगा, ये सब किसके इक्वल होगा? 0 के। करेक्ट। ये क्या चीज़ है? ये है क्या? ये मास मोमेंट फर्स्ट पार्टिकल का, ये क्या? सेकंड पार्टिकल का मास मोमेंट, ये क्या? थर्ड पार्टिकल का मास मोमेंट। सबको ऐड कर रहा हूं तो क्या है? टोटल मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। ये क्या है? टोटल मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 0। कब? जब आपका ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर हो? सेंटर ऑफ मास पे ही। मतलब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही अगर आप मेजरमेंट करने लग जाओ तो आपका टोटल मास मोमेंट कितना आएगा? 0। करेक्ट है। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ? टॉपिक का नाम नहीं लिखा ना हमने, तो टॉपिक क्या हुआ? ये है
मेजरमेंट with respect to COM, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही अगर मैं मेजरमेंट करने लग जाऊं, मतलब मैं ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास पे पुट कर दूं तो क्या होगा, तो टोटल मास मोमेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आप लोग इसको एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। क्या मिला अपने को यहाँ से, अपने को यहाँ से कंक्लूजन जो मिला वो क्या मिला, अपने को कंक्लूजन मिला टोटल मास मोमेंट, ये कंक्लूजन मिला, टोटल मास मोमेंट ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू COM इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन मान ले, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मेजरमेंट करे तो टोटल मास मोमेंट क्या होगा, टोटल मास मोमेंट 0 होगा। मास मोमेंटम नहीं है, मोमेंट है, तो टोटल मास मोमेंट 0 मिल गया आपको। ये टोटल मास मोमेंट 0 हो गया भैया। डन, ओके, आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सब कुछ बताने का पर्पस था, पहले मैंने मोमेंट ऑफ मास बताया या मास मोमेंट बताया, उससे अपने को ये चीज़ समझ में आ गई एक तो। दूसरा, अब हम मल्टीपल पार्टिकल, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनके लिए ना बात करके 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करेंगे। 2 पार्टिकल सिस्टम में एक शॉर्ट मेथड निकल के आता है जिसको हम बहुत यूटिलाइज करते हैं, तो हम उस पर आते हैं। चलो भैया, तो देखो आगे हैं स्पेसिफिक नॉट ऑन 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम को हम थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक बातें, उस पर कुछ स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करते हैं। आओ, 2 पार्टिकल सिस्टम में जैसे समझ लीजिए, एक पार्टिकल है m1 मास का और दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, दूसरा पार्टिकल आपके पास में m2 मास का। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, d डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप ये बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसी पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास मिलेगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल मास के तो बिल्कुल बीच में मिल जाएगा। अगर मान लो कि ये मास ज़्यादा है तो थोड़ा बीच से, मिड पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये और ज़्यादा है तो थोड़ा इधर आ जाएगा, मतलब हेवियर जो मास रहेगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उसके नज़दीक रहेगा, ठीक है। हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। आओ, अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो मिलेगा, मान लो सेंटर ऑफ मास मिल गया आपको यहाँ पे, ये है COM, ठीक है। ये अगर सेंटर ऑफ मास है और मैं यहीं पे ओरिजिन ले लूँ, ओरिजिन कहाँ ले लूँ, इसी जगह पे, अगर इस जगह पे ओरिजिन ले लूँ, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 0, करेक्ट है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ही अगर ओरिजिन ले लूँ, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन चालू करूँ, तो ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो होंगे, व्हेन origin is at COM, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 होगा, y कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 होगा और g कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 होगा। तीनों क्या हो जाएंगे आपके पास में, 0 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस एक्सिस पे है तो ओनली x कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे, क्योंकि y और z तो वैसे भी 0 ही है यहाँ पे। तो ये जो है ये सेंटर ऑफ मास है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में m1 कितने डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे तो होगा। मान लो यहाँ से m1 जो है x1 डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस जो है वो x1 है और इधर वाली डिस्टेंस जो है वो है कितनी, x2 है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 जो है दैट इज इक्वल टू d। ये बात तो समझ में आती है। इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम है।
मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं x1 और x2 का, दोनों को ऐड करेंगे तो d के इक्वल मिल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने जाऊँ फॉर्मूले से, तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2, देखो सॉरी, ये अगर मैं x में बात कर रहा हूँ तो x पुट करता हूँ यहाँ पे, x1 प्लस m2 x2 ऐसे अपॉन m1 प्लस m2, डन है। ओके, यहाँ पर XCOM तो क्या है? 0 है, तो XCOM तो मेरे को मिल गया 0, तो ये तो हो गया 0, तो ये फाइनली क्या मिला? यहाँ से मिला मेरे को ऐसे करके, ये मिला इधर क्या? m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0, डन। यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर x1 या x2 का वैल्यू देखो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल इस तरफ है और एक पार्टिकल इधर है, तो एक अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूँ तो इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव है, मतलब एक तरीके से x2 पॉजिटिव है तो x1 क्या है? नेगेटिव। मतलब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ अगर, देखो ये वेक्टर फॉर्म में, ये ऐसे देखो, वेक्टर फॉर्म में चल रहा था ना, ये यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा मैंने, ये ओरिजिन है तो एक तरफ x2 तो पॉजिटिव x की तरफ हो गया और ये नेगेटिव x की तरफ हो गया, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक दूसरा क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। तो आपके पास में ये मिला m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर इक्वल टू 0, करेक्ट। अगर मैं एक काम करूं, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 ऐसा कर सकता हूं, या इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं इसको पॉजिटिव रख लूं तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। अगर ये ओरिजिन है तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये क्या बना? इसको माइनस को उधर ले जाओ या एक को उस तरफ जाएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे m1 x1 और m2 x2 इस तरीके से, डन। तो ये क्या चीज़ है? ये मास मोमेंट है फर्स्ट पार्टिकल का, ये मास मोमेंट है सेकंड पार्टिकल का। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रही है, अगर आपके पास में 2 पार्टिकल सिस्टम है तो टोटल मास मोमेंट तो 0 होता ही है अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए तो टोटल मास मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन साथ ही एक बात ये भी समझ में आती है कि सेंटर ऑफ मास इस तरीके से ऐसी जगह पे रहता है कि उसके रिस्पेक्ट में इसका मास मोमेंट और इसका मास मोमेंट क्या होता है? बराबर होता है। फर्स्ट पार्टिकल का मास मोमेंट, सेकंड पार्टिकल का मास मोमेंट, ये क्या होता है? इक्वल होता है। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सेंटर ऑफ मास पे अगर ओरिजिन ले लो ना, तब की बात है, करेक्ट। तो यहां से अपने को ये समझ में आ गया कि m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। यहां से एक में x1 का वैल्यू उठा लो, एक में x2 का वैल्यू उठा लो, तो मान लो मैं x1 का वैल्यू उठाऊं तो ये क्या आ जाएगा? d माइनस x2। x1 का वैल्यू उठाऊं मैं, या मैं x2 का वैल्यू उठाता हूं पहले। x2 का वैल्यू क्या आएगा? d माइनस x1, d माइनस x1, और इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आप पॉज करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, मैं आगे इसको चला रहा हूँ। ये क्या मिला? m1 x1 इक्वल टू m2 d माइनस m2 x1, ये इस तरफ आएगा तो m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू m2 d, दोनों में क्या कॉमन आ गया? सॉरी, इसमें x1 है, x1 कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 d, क्या बना ये आपको मिला x1 इक्वल टू m2 d अपॉन m1 प्लस m2, ये मिला आपको। 2 पार्टिकल सिस्टम है, उसमें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पोजीशन है ये x1। x1 क्या है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहला पार्टिकल कहां पर है, तो पहला पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं x2 कैलकुलेट करूंगा, जैसे मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से मैंने x2 का वैल्यू उठा के इसमें पुट किया तो x1 की टर्म्स में आंसर मिला, मतलब फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन पता चल गया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर मैं मान लो x2 का ना करके x1 का कैलकुलेट करूँ इन दोनों इक्वेशन से, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मुझे इधर मिलेगा क्या, मुझे यहाँ पे मिलेगा x2 और x2 क्या आएगा, अब सिमिलरिटी से बता सकते हो यहाँ पे क्या मिलेगा x2, सोचिए जरा, जैसे 1 में यहाँ पे 2 आया ऊपर में, तो 2 में क्या आएगा 1, d बीच की डिस्टेंस है अपॉन ये तो टोटल मास है m1 प्लस m2 दोनों पार्टिकल का मिला के, तो ये मिल गया आपको x2 और x1। ये फॉर्मूले रटने हैं, क्यों, क्योंकि आगे अभी शॉर्ट जो मेथड है या कम टाइम में जब हम कर सकेंगे चीज़ों को तो उसमें ये काम में आएगा स्पीड बढ़ाने के लिए। तो x1 और x2 हमको पता चल गया, आप ये कॉपी कर लेना। क्या मिला अपने को, अभी 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। देखो इन दोनों 2 पार्टिकल 2 पार्टिकल सिस्टम है, आपके पास 2 पार्टिकल का एक सिस्टम है, उसके अंदर सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। अब वो सेंटर ऑफ मास पे मैं बैठ गया और उसके रिस्पेक्ट में मैं x1 और x2 मेजर कर सकता हूँ। तो मेरे को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में x1 और x2 पता चल जाएगा, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, कहाँ पर है। करेक्ट। चलिए आइए इसको इस्तेमाल करते हैं और चीज़ें करते हैं कैसे क्या रहेगा। कॉन्क्लूजन क्या मिला मेरे को, कॉन्क्लूजन है कि अगर आपके पास में 2 पार्टिकल का एक सिस्टम है, दोनों के बीच में d डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास मान लो इस जगह पे है, तो सेंटर ऑफ मास से पहला पार्टिकल m1 जो है वो x1 डिस्टेंस पे है और दूसरा पार्टिकल जो है m2 दैट इज एट x2 डिस्टेंस। तो x1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ऊपर m2। फर्स्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूसरे वाले का मास, फर्स्ट का कैलकुलेट करना है दूसरे वाले का मास अपॉन दोनों पार्टिकल का टोटल मास इनटू बीच का डिस्टेंस। और अगर सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन पता करना है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास और अपॉन टोटल मास, टोटल मतलब दोनों पार्टिकल का मास अपॉन इंटू डी बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ये याद हो जाना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। सिंपल चीज़ों से मैं उठा रहा हूँ। क्या है, अच्छा एक चीज़, मैं अगर इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लूँ क्वेश्चन से पहले, मान लो x1 अपॉन x2 दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो ये क्या आएगा m2 अपॉन m1, ये मिला। क्या मीनिंग है इस बात का, 1 यहाँ पे है तो 1 इधर, 2 इधर है तो 2, मतलब एक तरीके से x जो है वो मास, खुद के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया क्या, क्योंकि 1 यहाँ पे तो ये 1 है, तो खुद के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। इसका मतलब मास ज़्यादा होगा तो x क्या होगा, कम होगा। इसका बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस कम होगी। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है, जैसे सपोज दोनों का मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बिल्कुल बीच में। लेकिन मान लो इसका मैं मास में बढ़ाने लग जाऊँ, अगर इसका मास इंक्रीज कर दूं तो सेंटर ऑफ मास ज़्यादा मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका मास बढ़ेगा तो इसका x कम होगा, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास हायर या ग्रेटर मास जो होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है या उसकी तरफ ज़्यादा रहता है। आई होप वॉइस प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो center of mass is nearer to heavier mass, ज्यादा जिस पार्टिकल का मास रहेगा सेंटर ऑफ मास उसके नियर रहेगा, समझ गए ना। चलो भैया ये बात अपने को समझ में आ जाती है। अगर मास दोनों के बराबर हो तो इफ m1 m2 बराबर होंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब x1 और x2 क्या हो जाएगा, बराबर, मतलब बिल्कुल बीच में मिलेगा। समझ गए। चलिए ये लॉजिक क्लियर है आपको, तो आओ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फटाफट
ये आपके पास में 2 kg, ये आपके पास में है मान लो 2 kg। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास पूछूं कि इनका सेंटर ऑफ मास बताओ, तो सिंपल आप डायरेक्ट बता सकते हो कि बीच में है, जो भी है इनका बीच का डिस्टेंस मान लो d डिस्टेंस है, तो यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से भी d/2 डिस्टेंस पे, है ना। देखो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए एक तो बेसिक फॉर्मुलेशन आपको आता ही है, m1 x1 + m2 x2, वो वाला तरीका। एक ये 2 पार्टिकल के लिए मैंने थोड़ा सा एक दूसरा तरीका बता दिया, इससे भी कर सकते हो, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसके लिए बीच के लिए बात करें तो सिंपल सी बात है कि बीच में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये d है, तो इस यहाँ से भी d/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, और इधर से इस तरफ d/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये आ सकता है आपको, ये टाइम पास क्वेश्चन है। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं 2 kg की बात करूँ, एक है इधर मान लो 4 kg है, आप मुझे ये पहले तो ये आइडिया बताओ कि बीच में रहेगा या थोड़ा सा इधर उधर रहेगा? थोड़ा सा इधर उधर रहेगा क्योंकि मास जो है बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, तो 4 किलो की तरफ नजदीक रहेगा कि 2 किलो की तरफ? जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ज्यादा मास बड़ा रहेगा उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के नजदीक रहेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ रहेगा। तो जैसे मान लो कि मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस है मान लो आपके पास में 4 मीटर, कितना 4 मीटर का डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर रहेगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे के आसपास रहेगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर रहेगा। मान लो इसको मान लिया मैंने m1, ये है m2। अब मैं आपसे पूछूं कि ये इससे कितनी डिस्टेंस पे या इससे कितने डिस्टेंस पे, तो वो आप पता कर सकते हो, x1 x2, तो पता करते हैं। x1 ये है x2, क्या होता है x1 होता है सेकेंड पार्टिकल का मास, मतलब इसका अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो उसका मास m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। m2 क्या है, इसका डिस्टेंस पता कर रहे हो तो इसका मास कितना है 4 kg अपॉन टोटल मास 4 + 2 6 इंटू डिस्टेंस कितना है 4। समझ गए? अच्छा मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 4 को 6 कर दूं क्या? 6 कर देते हैं हम लोग, तो ये 6 है बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया 4 मीटर पे, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अगर ये 4 है तो ये कितनी बच गई, टोटल 6 है, ये 4 है तो ये कितनी बच गई 2 मीटर, मतलब इससे 2 मीटर पे और सेंटर ऑफ मास इससे 4 मीटर पे, मतलब भारी वाले के पास में रहे। गॉट इट? सिंपल सी बात है। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर लो, 2 मीटर आना चाहिए दूसरा वाला, m1 प्लस m2 इंटू डी। m1 कितना है, m1 है आपके पास में 2 kg अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 6 इंटू 6 इक्वल टू 2। और वैसे भी ये बेसिक चीज़ है, आपको पता चल रही है। तो इसके पास में है, तो आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिला, सेंटर ऑफ मास मिला, ये टोटल 6 है तो सेंटर ऑफ मास मिला यहाँ पे, यहाँ से 4 मीटर पे और यहाँ से कितना 2 मीटर पे। तो अगर मेरे को ये मेजर करना हो, आपसे ये पूछ लिया जाए कि m1 से, ये m1 है ना, m1 से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है, तो m1 से सेंटर ऑफ मास 4 मीटर राइट की तरफ है, और m2 से सेंटर ऑफ मास 2 मीटर लेफ्ट की तरफ है। देखो आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, उस बात पे आपका हो सकता है कोऑर्डिनेट बदल जाए या पोजीशन वेक्टर बदल जाए, लेकिन क्या सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल लोकेशन बदल रहा है क्या? सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे है इस सिस्टम के लिए, भले आप यहां से मेजर कर लो, यहां से मेजर कर लो या इधर से मेजर कर लो। हाँ, आप जहां से मेजर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट उस ओरिजिन या उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन लोकेशन सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं होता, लोकेशन यही रहेगा। आप इधर से मेजर करोगे 4 पे, इधर से मेजर करोगे 2 पे, लेकिन लोकेशन तो यही है, ये मिलेगा यहीं पे। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी निकलता है कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन जो है वो वहीं पे है। अगर कोई दूर से मेजर कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, कोई पास आके मेजर कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस कम हो सकती है, लेकिन उसका एक्चुअल जो लोकेशन है वो नहीं चेंज होगा। गॉट इट? तो ये पॉइंट अभी मैं आगे आपको राइट डाउन करवा दूंगा। इतनी बात क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, इसको मैं वैसे भी तो मेजर कर सकता था, कैलकुलेट कर सकता था, जैसे हमने m1 x1 प्लस m2 x2 से भी कर सकता था ना, उस तरीके से भी कर सकते थे। एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन करवाया मैंने इसके ऊपर, तो आप वो उस तरीके से भी देख लीजिए एक बार। ये 2 kg का है, ये 4 kg का है,
ठीक है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है आपके पास में, तो मतलब अभी तो पता ही नहीं ना, पहले वाले मेथड में तो पता ही नहीं रहता हमारे को सेंटर ऑफ मास, तो एक सेकेंड कुछ मोमेंट हुआ है क्या, ना कंटिन्यू है, चलो ये 2 kg है, ये 4 kg है, तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना तो एक जगह पे ओरिजिन ले लो, मान लो मैं ओरिजिन यहीं पे ले लेता हूँ, इस जगह पे ओरिजिन ले लिया, ठीक है, ये m1 है, ये क्या है m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर का डिस्टेंस है बिटवीन 2 पार्टिकल्स। तो इस m1 का पोजीशन मतलब देखो इस एक्सिस पे मिलेगा तो x कोऑर्डिनेट ही मिलेंगे, y और z तो जीरो है सेंटर ऑफ मास के, तो x कोऑर्डिनेट जो है x1, इस पहले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, दूसरे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है 4 kg। तो अगर मैं XCOM पता करना चाहूँ XCOM, तो ये क्या आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, m1 है 2 kg, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 प्लस m2 क्या है 4 kg, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 6 अपॉन, ये टोटल है 6, तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया 4 × 6 अपॉन 6, तो 6 कट गया 4, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आया 4 मीटर, कहाँ से इस जगह से, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड है यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 4 मीटर के डिस्टेंस, और अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ तो यहाँ से इस तरफ लेफ्ट की तरफ है 2 मीटर, और यही चीज़ तो हम लोगों ने डायरेक्ट 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए यहाँ से कर ली थी, ये की थी ना ये वाले फॉर्मेट से। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये वाला फॉर्मेट बहुत यूजफुल होता है, फटाफट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो इससे हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लोगे। अब आपको पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते रहना कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ, इसके रिस्पेक्ट में बताओ, यहाँ क्या लोकेशन उसकी बदलेगी नहीं, तो ये पॉइंट में लिखवा देता हूँ आपको। स्पेसिफिक नोट है वो जो हमने टाइटल चालू किया उसका कॉन्क्लूजन है एक तरीके से, ये समझ लो, या उसका क्या आइडिया मिला अपने को, लोकेशन ऑफ COM does not depend on coordinate system, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड कर सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि दूर जाके मेजर करोगे तो सेंटर ऑफ मास तो उसी जगह पे है, दूर से मेजर करोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज़्यादा हो जाएंगे, पास से मेजर करोगे तो कोऑर्डिनेट कम हो जाएंगे, लेकिन लोकेशन नहीं बदलेगा, उसका लोकेशन डज नॉट चेंज, तो ये डिपेंड नहीं करता। गॉट इट, इसको कॉपी कर लेना आप लोग, समझ गए, ठीक है भैया। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं, एक बार ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, ये तो एक बेसिक आइडिया था कि इसका कहाँ पे यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक बार एक चीज़ बताना मेरे को, जैसे ये बोतल है अगर ये फुल फिल की हुई है ना, पूरे में पानी भरा हुआ है, पूरी भरी है, फुल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जैसे ये ढक्कन है तो यहाँ पे मास थोड़ा सा कम है, अगर ये पूरी बराबर होती तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये सिलेंडर हो गया एक तरीके से, बिल्कुल बीच में होता, लेकिन ऊपर देखो मास थोड़ा कम है, ये शेप थोड़ी अलग है ना, इस शेप की वजह से सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा बीच वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे इसमें से पानी कम होता रहे, जैसे अभी इसमें जो पानी है वो इतना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मास जो है वो ज़्यादा मास किधर है, नीचे की तरफ है, तो ज़्यादा मास जो हैवी मास है वो नीचे की तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किसी भी बॉडी में अप्लाई हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें हम आगे और करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार टाइम देख लूँ मैं, अपने पास है करीबन 10-20 मिनट, तो हम चलते हैं। चलो भैया देखो, अब ये कैसे यूज करें, कैसे कैसे काम में लेते हैं, ये जो 2 पार्टिकल वाला सीखा ना हमने,
इसको हम लोग बड़ी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए काम में लेते हैं। कैसे? सुनना ध्यान से। जैसे आपके पास में ऐसा है, मेरे को ये बताओ, जैसे आपके पास में एक ज्योमेट्री है, मान लो ये ज्योमेट्री है आपके पास में, ये वर्क करेगा क्या? करेगा ना वर्क। तो ये ज्योमेट्री है, कलर का गया क्या इसमें? चलो छोड़ना, ये देखो आप, तो ये है एक ज्योमेट्री है, एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। ए है और ये कितना है? बी है। और एक मास यहाँ पे पुट किया हुआ है, एक मास यहाँ पे पुट किया हुआ है, एक मास इधर है, एक मास यहाँ पे है। ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है। करेक्ट? मैं आपसे ये पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ भैया, इसका सेंटर ऑफ मास। तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात ये है कि देखो, एक तरीका तो ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का कि इसका कोऑर्डिनेट चारों को m1, m2, m3, m4 ले लो, एक जगह पे ओरिजिन ले लो। ओरिजिन मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे कहीं पे भी ले लो। मान लो मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, चारों के कोऑर्डिनेट निकाल के हम इसका सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। कर सकते हैं, एक तरीका तो ये। दूसरा तो, और आप देखो m m m m इक्वल है, तो आपके दिमाग में सिंपल ये भी आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पे, और जाहिर सी बात है बीच में ही आएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो ये m है, ये m है, तो इन सबको भूल जाओ एक बार। इन दोनों पार्टिकल्स की बात करूँ तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये m m, इसको समझो टू पार्टिकल सिस्टम है। तो ये टू पार्टिकल सिस्टम है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बीच में, यहाँ पे। मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे। करेक्ट है? तो इन दोनों को हटा के मैं इसका सेंटर ऑफ मास पे रख लूँ कि इन दोनों का मास। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इन दोनों को हटा के इन दोनों का मास हम इस पॉइंट पे पुट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास पे तो पुट कर सकते हैं, और ये m और m इक्वल है, तो ये सेंटर ऑफ मास इनका कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बीच में। इसका मतलब है कि इस m वाले टू पार्टिकल सिस्टम को हटाओ और आप क्या करो, ये m और m टोटल मास यहाँ पे 2m पुट कर दो, 2m पुट कर दो। जैसे यहाँ पे 2m पुट कर लो मैं, और यहाँ पे 2m है, कितनी? यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे। करेक्ट है? अब अपने पास में ये दो ना होके कितना एक ही पार्टिकल है, वो कितना है? 2m है, 2m है। करेक्ट? ऐसे ही अगर इसका मास और इसके मास की बात करूं तो इन दोनों का जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये भी कितने डिस्टेंस पे? a/2 डिस्टेंस पे। करेक्ट? और ये कितना? 2m टोटल मास यहाँ पे रख लो। मतलब इन दोनों को हटा के हमने क्या कर लिया? यहाँ पे रख दिया 2m। समझ गए? डन। अब मेरे पास में चार पार्टिकल नहीं है, कितने पार्टिकल है? दो पार्टिकल है जिनके मास कितने कितने हैं? 2m 2m। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब अगर मेरे को ये बताओ आप कि अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पे मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? इस लाइन को, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बीच में, क्योंकि ये मास और ये मास इक्वल है। ये मास इक्वल नहीं होते तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 x2 से अभी थोड़ी देर पहले टू पार्टिकल सिस्टम के लिए किया उस तरीके से। अभी ये 2m है, 2m है, तो टू पार्टिकल सिस्टम बन गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। ये डिस्टेंस कितनी है? b है, तो इसका बिल्कुल बीच, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट कितना हो गया? b/2। तो ये कितना है? b/2। मतलब आप इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। करेक्ट? तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिलेगा, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में इस जगह पे सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास की अगर यहाँ से पोजीशन देखूँ तो इधर से a/2, इधर से b/2। तो इसको ओरिजिन कंसीडर करूँ तो इसका पोजीशन क्या आ गया, या इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? a/2, b/2। समझ गए? अगर मैं मान लो ओरिजिन ही इसको ले लूँ, इसको ओरिजिन लूँ, तो y एक्सिस पे मिल रहा है, x तो क्या हो गया? 0, तो y एक्सिस पे b/2। करेक्ट है? अगर इसको ओरिजिन ले लूँ और फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताऊँ, तो सेंटर ऑफ मास तो है तो यहीं पे,
आप ओरिजिन लेके एक्स वाई एक्सिस बना लो और उसके हिसाब से बताते रहो। जैसे इसके हिसाब से ये कहाँ पर है, -a/2 और b/2 पे, करेक्ट। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीपल पार्टिकल को 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए। गेटिंग द पॉइंट? ये तो आसान था, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। अच्छा, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। मान लो आपके पास में ये है आपके पास में एक स्क्वायर है, वैसा स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल, ये है ए, ये कितना है बी। अब मैं वैल्यू भी ले सकता हूँ, देखो मैं वैल्यू ले लेता हूँ, ये मान लो ये है 4 मीटर और ये कितना है, ये है आपके पास में 4 नहीं लेता हूँ मैं इसको, ठीक है 4 है, और ये कितना है 6 है, ठीक है, या 8 ले लेते हैं इसको, ये 8 है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो डिपेंड करेगा मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बिल्कुल बीच में मिल जाएगा, बिल्कुल बीच का मतलब इधर से 2 और इधर से 4, तो 2,4 पे मिल जाएगा अगर इक्वल मास है तो। लेकिन मास अगर इक्वल ना हो तो फिर तो अलग मिलेगा। जैसे मान लो ये है 2 kg, ये भी 2 kg है, ये है 4 kg और ये भी 4 kg है, करेक्ट। अब तो नहीं मिलेगा। अब सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें? अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का एक तो बेसिक तरीका m1 x1 + m2 x2 m3 x3, मतलब चारों के कोऑर्डिनेट पता कर लो और सेंटर ऑफ मास पता कर लो। दूसरा तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले 2 पार्टिकल सिस्टम वाला सीखा हमने, तो उससे कैसे कैलकुलेट करें? उससे कैलकुलेट करते हैं, आओ कैसे। देखो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, चारों को भूल जाओ एक बार, मैं अभी 1-2 की बात करता हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस 2 kg को उठा के मैं 4 kg यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? इसके सेंटर ऑफ मास पे, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है यहाँ से 2 मीटर पे। ये करेक्ट है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो एक तो मिल गया मेरे को 4 kg, ये मिल गया। मतलब एक इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ? यहाँ बिल्कुल बीच में, है कि नहीं है? तो 4 और 4 का टोटल मास 8 kg यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, और ये बीच में मतलब इधर से 2 पे, ये भी इधर से 2 पे है। समझे क्या? गॉट इट? तो ये 8 kg एक पार्टिकल यहाँ पे, एक 4 kg का पार्टिकल यहाँ पे है। तो एक 4 kg का पार्टिकल यहाँ पे, एक है 8 kg का पार्टिकल, मतलब 2 ही पार्टिकल है आपके पास में। और इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है कितना? 8 मीटर। ये 8 मीटर का डिस्टेंस है भैया। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? एक पार्टिकल, इन दोनों का टोटल मास यहाँ पे आ गया, इन दोनों का टोटल मास यहाँ पे आ गया। अब सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो कुछ इस लाइन पे मिलेगा, कहीं ना कहीं, है ना। जो मास ज़्यादा होगा उसके पास में मिल जाएगा। तो कौन सा मास ज़्यादा है? उसके नज़दीक मिल जाएगा। इन दोनों में कौन सा मास ज़्यादा है? 8 kg। तो 8 kg के पास में मिलेगा। मान लो कि मुझे डिस्टेंस पता करनी हो, तो मान लो कि मैं सेंटर ऑफ मास मुझे नहीं पता कहाँ पे है, पर सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, COM जो है यहाँ पे, इससे मान लो x1 डिस्टेंस पे और इससे x2 डिस्टेंस पे। तो क्या मैं x1 x2 पता कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं ना। कैसे? मान लो ये सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से x1 पता करना, तो x1 के लिए क्या आता है? m2। तो इसकी डिस्टेंस पता करनी, तो दूसरे वाले का मास 8 kg अपॉन टोटल मास इसका कितना? 12 इंटू बीच का डिस्टेंस कितना? 8। तो ये कितना हो गया आपके पास? 4 और ये 3, ये हो गया 16/3, ठीक है। ये x1 मिल गया आपको। x1 मतलब यहाँ से डिस्टेंस ये मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ मास जो अगर है यहाँ से, बीच में तो मिलेगा नहीं, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ये मिल गया आपको, ये मिल गया। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी मिल गई? 16/3 इस जगह से। मतलब ये जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये मिल गया आपको 16/3, और ये आपको पता है 2 है। डन। तो अगर आप यहां से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता करना चाहो इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2, 16/3। इसको अगर ओरिजिन लेके करो तो 2, 16/3, और अगर इसको ओरिजिन लेके करो आप, तो इसको ओरिजिन लेके करेंगे तो x एक्सिस तो 0 हो गया, y पे x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 16/3।
मतलब अगर इसको कोऑर्डिनेट लेके, इसको सेंटर ऑफ मास लेके, सॉरी इसको ओरिजिन लेके करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या मिल गया 0 और वाई पे है ये तो 16/3 डन। अगर इसको लेके करोगे तो अगर इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स तो इधर चलना पड़ेगा नेगेटिव एक्स में -2 तो, और ऊपर वाई में है ये तो पॉजिटिव है 16/3, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा आपको -2, क्योंकि इधर आना पड़ेगा इतना 2 पे, और ये आ जाएगा 16/3। देखो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अलग अलग ओरिजिन या अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अलग अलग मिला, डिफरेंट मिला है, लेकिन क्या एक्चुअल लोकेशन चेंज हुई क्या सेंटर ऑफ मास की? नो, एक्चुअल लोकेशन ये यहीं पे है ना। मतलब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तब भी यहीं पे मिलेगा, ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे तब भी यहाँ पे मिलेगा, मतलब कहीं से भी कैलकुलेट कर लो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वहीं पे, पर और ये कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे बैठ के मेजर करोगे तो डिस्टेंसेस बदलती रहेंगे। समझ गए? ये हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर अपने पास में 2 पार्टिकल सिस्टम का जो मेथड है वो हम बड़े जहाँ पे मोर देन 2 पार्टिकल है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे जैसे हैबिट होगी आप फटाफट कैलकुलेशन इसकी करने लग जाओगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। टाइम क्या हो गया अपना? टाइम ऑलमोस्ट बस 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन। आओ, जैसे मान लो आपके पास में एक प्लेट है, प्लेट मतलब प्लेट है, प्लेट नहीं है आपके पास में, प्लेट तो नहीं है आपके पास, तो फिर क्या है? ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे मान लो आपके पास में 4 पार्टिकल है, मतलब एक ऐसे फ्लोर पे आपने 4 पार्टिकल रख लिए, ठीक है। इसका मास है m, इसका मास है m, इसका भी मास है m और इसका भी मास m है, ठीक है, या जो भी है। m को मैं मान लो 2 kg कर देता हूँ, m कितना है 2 kg, सारे पार्टिकल बराबर बराबर मास के। और एक जो है एक मान लो इसका इस जगह पे, इस हाइट पे, ये है मान लो ये भी है 4 kg, एक मास ये हो रहा है। तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। एक तरीके से ये देखो 3 डायमेंशनल चीज़ हो गई है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है। ये 4 तो जैसे फ्लोर पे रखे हुए हैं नीचे, और एक जो है ना हाइट पे है। 4 तो फ्लोर पे रखे हुए, एक पार्टिकल हाइट पे है। इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए क्या करें? एक तरीका तो बेसिक कि एक जगह पे ओरिजिन ले लो, जैसे ओरिजिन या तो यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, या बीच में ले लूँ, या यहाँ पे कहीं पे ले लूँ, या यहाँ पे ले लूँ, और उस तरीके से आप कर लो, जो पहला मेथड था स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर का। ये अभी 2 पार्टिकल सिस्टम वाले से भी कर सकते हैं। 2 पार्टिकल सिस्टम वाले से कैसे करें? देखो, पहली चीज़ तो ये चारों पार्टिकल जो है इक्वल मास के हैं, 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg, ठीक है। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल बीच में रहेगा क्या? अरे रहेगा कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में रहेगा यहाँ पे, डन। तो इन चारों को उठा के अगर m m m m इन चारों को उठा के मतलब 2 kg 2 kg 2 kg कितना हो जाएगा? ये 8 kg। 8 kg को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? मतलब इसको ऐसे बनाया जा सकता है ना कि ये 4 kg तो ऊपर है ही, ये इस सरफेस का ये जो पॉइंट है इसको आप 8 kg कर लो, क्योंकि इन चारों का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे, पूरे सिस्टम का नहीं, इन चारों का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है। तो इन चारों को उठा के पहले तो 8 kg यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब 8 kg और 4 kg, अब 2 पार्टिकल बच गए क्या? इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? इस एक्सिस पे मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये 8 kg है, ये 4 kg है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी देना पड़ेगा मुझे बेसिकली। मान लो बीच का डिस्टेंस है आपके पास में कितना है? ये है 24 मीटर, बीच का डिस्टेंस कितना है? 24 मीटर है। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मान लो सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये बताओ, ये 4 kg 8 kg, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में रहेगा, बीच से नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि ये मास ज़्यादा नीचे वाला, तो ये थोड़ा सा इस तरफ रहेगा। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस मिलेगी ये 12 मीटर से थोड़ी कम होगी, क्योंकि बीच वाला पॉइंट 12 मीटर का है, तो 12 मीटर से थोड़ा सा कम होगा। तो अगर इस डिस्टेंस की बात करूँ, ये मान लो आपके पास में x1 है और ये जो है x2 है, और सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे के आसपास है सेंटर ऑफ मास। तो बस लास्ट लेक्चर लास्ट प्रॉब्लम है, ये x1 पता कर लेते हैं। तो x1 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बीच का डिस्टेंस d। तो अगर ये डिस्टेंस पता करना है तो दूसरा वाला मास, सेकंड मास कितना है? 4 kg, तो ये है 4 kg, और टोटल कितना है? 4 + 8 12, बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 सॉरी 24,
तो ये कितना है 8 मीटर, मतलब इस पॉइंट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास। तो अगर मुझे इसको ओरिजिन कंसीडर कर लूं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल गया इस एक्सिस के ऊपर 8 मीटर के ऊपर, करेक्ट है। इस तरीके से हमने 5 पार्टिकल सिस्टम को पहले 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया और उससे हम लोग इसको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड आपके पास में 2 है, एक तो पूरा प्रोसेस से जाना और एक मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम को आप 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करके थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी करके कैलकुलेशन कर सकते हो। आज आपको ग्रुप पे एक डीपीपी भी मिल जाएगी, तो उस डीपीपी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, करीबन 1 आवर की क्लास हो चुकी है अपनी, तो इसको कंटिन्यू करें और नोट्स वगैरह आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, क्योंकि क्लास में ये चीज़ रिपीट नहीं होने वाली है, ये ऑनलाइन क्लास में ही चलेगा ये चैप्टर। तो आप डे बाय डे इसको क्लास नोट्स जो है आपके नोट करते रहें, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।